नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान सरकार आपके साथ कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम हर उस पहलू के बारे में आपको जागरूक कर सके, सभी जानकारियां आप तक पहुंचा सके जिसमें सरकार आपके साथ है। और आज भी कुछ ऐसी ही अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आज के समय की बहुत बड़ी समस्या पराली प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, पराली प्रबंधन एक समस्या है, लेकिन इसमें भी सरकार आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। तो किस तरह से सरकार का सहयोग पाकर हमारे किसान यानी कि आप लोग अच्छी तरह से पराली प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको इसी से संबंधित कुछ अहम बातें बताते हैं। नवंबर दिसंबर का महीना और उत्तर भारत के आसपास के क्षेत्र का नजारा साल भर से कुछ अलग होता है। इस समय वातावरण में एक धुंध सी छाई रहती है, जिसकी एक वजह पराली मानी जाती है, क्योंकि फसल कटाई के बाद कुछ किसान खेत में बची पराली को आग के हवाले कर देते हैं और इससे उठने वाला धुआं हवा में घुले धूल के कणों के साथ मिलकर प्रदूषण को बढ़ा देता है, जो सेहत और पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग समय समय पर रूपरेखा तैयार करता है, जिसके तहत इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा रहा है। साथ ही सरकार की दखल और जागरूकता अभियान के बाद इन घटनाओं में काफी कमी आई है। आंकड़ों की माने तो साल 2021 में एक महीने में पराली जलाने के 1795 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2020 में इसी अवधि के दौरान 4854 मामले दर्ज किए गए थे। सरकार का जोर है कि धान की ऐसी किस्मों को बढ़ावा दिया जाए जिससे अवशेष की समस्या को सुलझाना आसान हो। इसके अलावा नए नए रिसर्च वर्क किए जा रहे हैं, जिससे पराली को कई तरह से उपयोगी बनाया जा रहा है। इन प्रयासों से किसानों की आय भी बढ़ेगी और पराली निपटान का सही जरिया भी मिल सकेगा। हालांकि जागरूक किसान पराली को मिट्टी में मिलाकर खेती कर रहे हैं, वहीं युवा इससे नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसमें पराली से डिस्पोजेबल प्लेट, प्लाई, बायोगैस संयंत्र के लिए कच्चा माल बनाना शामिल है। इसके साथ ही लैब में भी पराली से कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है जो इसे फिजूल से कई गुना उपयोगी बना देगा। CIAB की रिसर्च फसल अवशेषों को ऐसे पायदान पर ले जा रही है जहां से सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की राह मिलती है। पराली प्रबंधन, जैसा कि हमने पहले भी कहा, आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। किस तरह से इससे निपटारा किया जा सकता है, क्या है इसका समाधान, आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर राजवीर सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये सहायक महानिदेशक हैं सस्य विज्ञान, कृषि वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन ICAR में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पराली प्रबंधन के बारे में। तो पराली प्रबंधन के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। आदित्य जी, पराली जैसा कि आप जानते हैं, धान की कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उसको हम जनरली पराली बोलते हैं। किसान उसको पराली के नाम से ही जानता है जी। अब जब बात आती है कि पराली की समस्या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा मैं। उत्तरी भारत की यदि मैं बात करूँ, धान का इलाका जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो करीब पंजाब के अंदर 32 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की रुपाई होती है, हरियाणा में 14 से 15 लाख हेक्टेयर के अंदर, और उत्तर प्रदेश में भी करीब 40 लाख हेक्टेयर के करीब पराली होती है। आप देखें करीब 100-110 मिलियन यदि लाख हेक्टेयर की बात करूं तो तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, तीनों स्टेट्स के अंदर ये धान की खेती होती है। जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो धान को कंबाइन से काटा जाता है ज़्यादातर, और काटने के बाद जो उसका अवशेष बच जाता है जिसको हम पराली कहते हैं, उसको किसान समय के अभाव के अंदर उसको आग लगा देता है। और आप जानते ही हैं कि पराली को लगाने से फिर पोल्यूशन होता है।
जो पर्यावरण की बात करें और उसका क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि पराली को जब हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद पराली को आग लगाते हैं, यदि उसी पराली को मैं खेत में मिला दूं, तो जब आग लगाते हैं तो करीब मतलब 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर जो पराल को जलाते हैं तो 12 टन विषैली गैसें निकलती है जी। और यदि इसी पराली को हम खेत में यूज़ कर लें, उसकी मल्चिंग करके या उसको खेत में मिला लें, तो उसका योगदान जो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में है वो करीब करीब 12 बैग जो फर्टिलाइज़र के होते हैं उसके बराबर होती है। और यदि इसकी मैं आकलन करूं तो करीब 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान को उसका फ़ायदा हो जाता है। यानी कि यदि इस पराली को यदि हम पोल्यूशन की तरफ करें तो वो धुआं देती है, यदि उसको हम संसाधन मान लें तो वो एक बहुत ही बड़ा संसाधन बन जाता है, जिसकी कीमत यदि उसमें आंकूं तो वो 5,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है और उससे उर्वरा शक्ति के ऊपर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, अगर खेत में ही मिला दिया जाए तो काफ़ी फायदे मिल सकते हैं, लेकिन अगर जला दिया जाए तो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण स्तर काफ़ी बढ़ता जाता है। और आज के समय में हम देख ही रहे हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ ही रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह हम पराली को जलाना भी मान सकते हैं। आपने जिक्र किया यहाँ पर कंबाइन हार्वेस्टर का कि अगर धान की कटाई इसके जरिए की जाती है तो उसका प्रबंधन हो जाता है। और कौन कौन सी मशीन है जिसका उपयोग किया जा सकता है पराली प्रबंधन के लिए खास तौर पर? देखो, बहुत सारी मशीनें अब मार्केट में आ गई है। सबसे जो मैं ये कहूँ कि सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी थी वो थी कंबाइन हार्वेस्टर के ऊपर ही हम एक सुपर एसएमएस लगाते हैं। एक ऐसी मशीन है जो पूरी पराली को पूरे यूनिफॉर्मली एक साथ तरीके से पूरे खेत में बिछा देती है, तो फिर किसी भी चीज़ को मैनेज करना आसान हो जाता है जी। इसके अलावा जब हम बात करें कि उसके बाद बुआई कैसे करें, तो 2-3 मशीनें ऐसी बहुत ही अच्छी मशीन आई, हैप्पी सीडर है, और आपका स्मार्ट सीडर भी आया है। इनसे सीधा धान के जो पुराल खेत में पड़ा है उसके अंदर ही सीधी बिजाई हो जाती है और उसके अंदर सबसे कम खर्चा और सबसे अच्छी तकनीक। और यदि हम जो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी, यदि बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी वो अच्छा है। यदि हीट वेव आई थी, आपको याद होगा 2022 के अंदर, जहाँ काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ था, उसके अंदर भी हमें ये हमारे वैज्ञानिक तथ्य ये बताते हैं कि उसके अंदर भी उतना नुकसान नहीं हुआ जितना और जो कन्वेंशनल खेती करते हैं। तो ये 3 मशीनें तो इस तरह की मशीनें हैं जो खेत के अंदर सीधी बुआई कर देते हैं। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी भी है हमारी जो पराली को खेत के अंदर मिला देती है। जैसे एक प्लाऊ आता है, उसको रिवर्सिबल प्लाऊ बोलते हैं, खास करके जहाँ पे जिन खेतों के अंदर आलू की या सब्जियों की खेती होती है तो उसके अंदर उसको धरती में मिलाना होता है, तो वो मशीनें। इसके साथ साथ जो को अभी कुछ मशीनें बेलर जैसे आई, ऐसी मशीनें आई जो उनकी गांठें बना देती है पराली की, और उन गांठों को इकट्ठा करके हम खेत से बाहर निकालते हैं, खेत खाली हो जाता है और उसके अंदर फिर खेत की तैयारी करके हम बुआई कर सकते हैं, अगली फसल के लिए तैयारी अगली कर फसल के सकते लिए। हैं। तो लेकिन इनको 2 भागों में हम बहुत अच्छी तरह से बांध सकते हैं। जो हम बात करते हैं खेत के अवशेष का खेत में, तो वो होता है कि इन सीटू रेजिड्यू मैनेजमेंट। जो हम बेल बना के बाहर ले जाते हैं उसको बोलते हैं एक्स सीटू मैनेजमेंट। और आज हम ये बोलते हैं कि इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी। कहीं पे हम इन सीटू मैनेजमेंट करें, कहीं पे एक्स सीटू मैनेजमेंट करेंगे। और जो पराली की गांठें बनाई जाती है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अलग अलग अब कुछ एक इंडस्ट्री भी आई है जिसके अंदर उसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें मशीनें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिससे आप खेत में ही पराली का प्रबंधन कर सकते हैं या फिर खेत के बाहर भी उस पराली को ले जा सकते हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी है कि अब आप उसको बेच भी सकते हैं और एक इंडस्ट्री भी स्थापित यहाँ पर की गई है जिसके माध्यम से आपको अच्छी रकम भी यहाँ पर मिल सकती है। आपने तमाम मशीनों के बारे में जिक्र किया है कि हमारे किसान इनका उपयोग कर सकते हैं। क्या इस पर किसी तरह की कोई सब्सिडी भी दी जाती है? देखो, पराली की समस्या को समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही एक अच्छी स्कीम लेके आए थे जिसको हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम बोलते हैं। इसके अंदर इंडिविजुअल यदि अकेला किसान मशीन लेता है तो उसको 50% तक सब्सिडी मिलती है। ग्रुप बना के यदि कस्टम हायरिंग सेंटर वो बनाए तो उसके लिए 80% तक अनुदान था उसके अंदर। और इसका मेन मकसद यही था कि वे जो छोटे किसान हैं जिनके पास जोत कम है वो इंडिविजुअल मशीन नहीं खरीद सकते, तो ग्रुप बना के यदि मशीन खरीदे तो सभी को उसका फ़ायदा होगा। इंडिविजुअल फार्मर ऐसे थे जिन्होंने खुद का, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है तो उन्होंने अपनी ही मशीनें ले ली ताकि उसका उसके अंदर सदुपयोग कर सके।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आपको मदद भी मुहैया करवाई जाती है। सरकार तो बहुत अग्रसर है कि हमारे किसानों को हर स्तर पर यहाँ पर मदद दे सके, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे मशीनों को उपलब्ध करवाना ही हो। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के चलते अक्सर देखा गया है कि पराली को जला ही दिया जाता है। ऐसे में पराली जलाने से पर्यावरण की बात करें, हम इंसानों की सेहत की बात करें, मिट्टी की सेहत की बात करें, तो किस तरह के दुष्प्रभाव होते हैं? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मशीनें, ये जो स्कीम थी सरकार की, ये पिछले 5 साल से चली हुई है। जी जी। पूरे यदि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो करीब 2.5 लाख से ज़्यादा मशीनें किसानों को अनुदान पे दी गई। जी। पंजाब के अंदर करीब 125 मशीनें हैं, सवा लाख मशीनें हैं। हरियाणा में 80-90 हज़ार से ज़्यादा मशीनें हैं और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 50 से 60 हज़ार मशीनें अवेलेबल है। इन मशीनों को यदि अच्छी तरह से यूज किया जाए तो पराली प्रबंधन बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, वो हम थोड़ा विस्तार से डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेक्निकली यदि मैं हिसाब करूँ इन मशीनों का, तो जैसे पंजाब के अंदर है 32 लाख हेक्टेयर के अंदर धान की खेती होती है और 1.25 लाख मशीनें हैं। यदि इसको मैं अच्छी तरह से यूज़ करूँ उन मशीनों को, तो मुझे लगता है कि पूरा टेक्निकली, थ्योरेटिकली तो वो पॉसिबल है कि हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। उसका रीज़न ये है कि वो जो मशीनें अवेलेबल है वो पूरी कैपेसिटी से नहीं चल पाती। मेरे पास मान लो मशीन ली मैंने अनुदान पे और मैंने मेरे खेत को जोत लिया, उसके बाद हो सकता है मैं वो दूसरे किसान को ना दूं, या कस्टम हायरिंग के अंदर दूसरे किसान को मालूम नहीं है कि मशीन कहाँ अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हमें तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपस में और ज़्यादा समन्वय करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र इसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर इन मशीनों का और ज़्यादा अच्छी तरह से यूज होगा। और ख़ास करके जो कस्टम हायरिंग सेंटर के अंदर जो मशीनें हैं वो यदि अपनी पूरी कैपेसिटी में चल जाए तो इस समाधान, इस जो पराली जलाने का जो है उसका समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल, पूर्ण रूप से समाधान यहाँ पर किया जा सकता है। पराली कोई जलाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि पराली फिर भी लोग अक्सर जला ही देते हैं, तो ऐसे में किस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? देखो, दुष्प्रभाव की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि 1 हेक्टेयर की पराली को जलाते हैं तो 12 टन विषैली गैस निकलती है। अब ये जो विषैली गैस है ये मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए, सोइल के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनके लिए, मतलब हर चीज़ के लिए धुआं तो देखो अपना इफेक्ट दिखाएगा। और इसके अंदर देखो खास करके बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम आ जाती है। अभी लेटेस्ट रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती है कि इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं PM जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके अंदर भी इसका योगदान रहता है। तो ये सांस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर ये दुष्प्रभाव करती है। पशुओं की बात करें तो उनके अंदर भी दुष्प्रभाव आते हैं। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि जिससे हम अन्न पैदा करते हैं उसके अंदर जो जीवाणु हैं जो हमारी मदद करते हैं, सबसे पहले तो हम उनको ही जला देते हैं। और इसी तरह से जब किसान उसको पराली को जलाता है तो अपने को ही सबसे पहले वो धुआं सूंघता है। तो इसके प्रभाव इस तरह से है कि, और आप देख रहे हैं अब चारों तरफ जो धुआं या जो एक किस्म से स्मोक बना हुआ है वो सबके लिए ही हानिकारक है। मैं तो ये कहूँगा इसके अंदर यदि कैटेगरी वाइज देखें तो हर चीज़ प्रभावित है इसके। बिल्कुल, चाहे पर्यावरण की बात हो, मनुष्यों की बात हो, पशु पक्षियों की बात हो, या फिर हमारी खेत की मिट्टी की ही बात हो जिसमें हम फसल को उपजाते हैं, उसके सेहत पर भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसमें मौजूद मित्र कीटों को भी हम जला देते हैं, जिससे नुकसान तो होता ही है। हमारी जो फसल है अगली, उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर जागरूक होना है कि किस तरह से हम पराली प्रबंधन कर रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से अग्रणी है हमारे किसानों को सहयोग देने के लिए। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उसके माध्यम से आप मशीनों को ले सकते हैं और अपने खेत में प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। और किस तरह के सरकार के प्रयास हैं जिससे हमारे किसानों के समक्ष जागरूकता लाई जा रही है, क्योंकि अगर पराली जला रहे हैं हमारे किसान तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव ही नजर आता है। देखो 5 साल पहले मशीनें नहीं थी, जागरूकता, किसान को जागरूक तो है, किसान को ये भी पता है कि धुआं हमें भी नुकसान करता है, लेकिन उसके पास उस वक्त ऑप्शन नहीं थे जी। तो मशीनें नहीं थी। लेकिन पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ने जो स्कीम के तहत जो 2.5 लाख से ज़्यादा मशीनें दी है उससे इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है। और जो मैं देखता हूँ कि पहले जो सैटेलाइट से जो गणना करते थे कि कितनी आग लगी है उसमें काफ़ी हद तक हमें मतलब सफलता भी मिली है। इस बार भी आज तक का यदि पिछले साल की कंपेयर में यदि आज की बात करूं, आज तक की 9 तारीख तक की,
तो जो डाटा दिखा रहा है उसके अंदर करीब 30-35% जो पराली जलाने के इवेंट्स थे उनमें कमी आई है। और क्योंकि जागरूकता और मशीन का अवेलेबल होना, तकनीक का पता लगना, इसके अंदर थोड़ा समय तो लगता है। 30 साल पुरानी बीमारी को आप 1 या 2 साल में करें ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसानों में जागरूकता फैली है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका, खास करके छोटे किसान जो हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा इस मशीन से ऐसे किया जा सकता है। और इसके दूरगामी प्रभाव बहुत अच्छे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, सोइल की जो उपजाऊ शक्ति है उसके अंदर बहुत फ़ायदा रहता है इसका। तो ये चीज़ें धीरे धीरे उसका असर आता है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर पराली की जो विकट समस्या है इसके ऊपर काफ़ी पूर्ण रूप से हम कामयाबी मिलेगी, सुधार हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रयास तो लगातार जारी ही हैं सरकार की ओर से। अगर हम बात करें, चाहे हमारे देश के वैज्ञानिकों की ही हम बात कर ले, कृषि वैज्ञानिक भी निरंतर यहाँ पर प्रयास में लगे रहते हैं कि कुछ नया ऐसा बनाए जिससे हमारे किसान बिल्कुल इस समस्या में समाधान पा सके, जलाए नहीं। वैज्ञानिक समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं, किस तरह के प्रयास हो रहे हैं ताकि और मशीनों को विकसित किया जा सके और हमारे किसानों तक जो सहूलियतें हैं वो पहुंचाई जा सके? देखो, वैज्ञानिक स्तर के ऊपर पराली प्रबंधन से आज से नहीं, 15 साल 20 साल पहले से प्रयास चले हुए हैं और कंसिस्टेंटली उसके अंदर हम प्रोग्रेस करते रहे हैं। अब जो मशीनें आई है उनका जो सुधरा हुआ रूप है वो काफ़ी प्रभावी है। किसान को जो शुरू में दिक्कतें आती थी वो अब दिक्कतें नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ कुछ हम और अलग तरह के तरीके जो हो सकते हैं उसके अंदर, किस तरह से, अब जैसे मान लो एनिमल के अंदर पहले जो उत्तरी भारत में जनरली पराली की बजाय गेहूं के भूसा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन अब जो रिसर्च आई है उसके अंदर ये क्लियर स्थापित हो गया है साइंटिफिक बेसिस के ऊपर कि पराली को भी उनको खिलाया जा सकता है, उसको कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अंदर 50% तक उसको मिला के पराली को भी पशुओं के चारे के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। और कई ऐसे ग्रुप आए हैं, FPO भी इस दिशा में कई आए हैं जो पराली से मतलब इस तरह के उन्होंने उद्योग स्टार्ट किए और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब पराली आप देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक बिकने के लिए किसान लेके जाते हैं उसको चारे के रूप में जी। तो इस तरह के प्रयास चारों तरफ से, और इसी तरह से यदि हम कुछ डीकम्पोजर के ऊपर काम किया और डीकम्पोजर में कुछ सफलताएं मिली हमें, तो मतलब इंटीग्रेटेड इसका किस तरह से हम समाधान निकाल सकते हैं। वैज्ञानिक इस दिशा में पूरी तरह से काम कर रहे हैं और उसके काफ़ी अच्छे मतलब रिजल्ट्स भी हमें मिले। बिल्कुल, तो अभी नहीं बल्कि कई वर्षों से यहाँ पर प्रयास लगातार जारी हैं और बदलते समय के साथ साथ इन प्रयासों से काफ़ी बदलाव भी आ रहे हैं और समस्या का समाधान भी निकल कर आ रहा है। बस अब हमारे किसानों को भी थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी के समय की अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मॉग की समस्या हो रही है, वायु प्रदूषित नजर आ रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं। दिवाली के पश्चात जो है ये जो प्रदूषण है ये और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिवाली के अंदर, दिवाली पर सब कई पर्व होता है, सभी लोग उसके अंदर शामिल भी होते हैं, लेकिन एक दो वहाँ पे भी पटाखों का जो, एक आपको पता है कि पटाखों से भी बहुत विषैली गैसें निकलती है। स्कूलों में भी प्रोग्राम किए हैं, हर अखबारों में भी आप ऐड देखते होंगे कि भाई उसको ना जला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमें नुकसान दे रहा है। हमेशा ही कहा जाता है से नो टू क्रैकर्स, पटाखे नहीं जलाने हैं जी। और पटाखों में तो खास करके उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो बहुत ही विषैली गैस है, जिसके और ज़्यादा प्रभाव बहुत इमीडिएटली आ जाते हैं। बच्चों को नुकसान भी हो जाता है, वो जलाते हैं, फोड़ते हैं तो उसके अंदर भी कभी बच्चों को भी चोट लग जाती है। तो मेरा तो संदेश यही होगा कि दिवाली के ऊपर बहुत धूमधाम से मनाएं दिवाली को, लेकिन उसके अंदर क्रैकर्स का यूज़ ना करें, पटाखे को स्थान ना दे। और क्योंकि ये एक ऐसे समय पे दिवाली आई हुई, इस बार दिवाली का पर्व ऐसे समय पे है जबकि धान की कटाई भी पूरे पीक के ऊपर है जी। तो उससे मुझे लगता है कि यदि हम समझदारी से काम नहीं करेंगे तो उसके पोल्यूशन लेवल और बढ़ जाएगा। हमारी यही समझदारी है और ये मैसेज हर स्कूल बच्चों के साथ जाना चाहिए, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान किया जाए। और जहाँ तक पटाखों की बात करेंगे तो उससे तो देखो, नंबर एक तो यही है कि सबसे पहले तो कान को ही ख़राब करते हैं, क्योंकि आवाज़ इतनी तेज़ होती है, कई देर तक तो कान में कुछ सुनाई नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि उसमें से जो गैस निकलती है तो वो और भी डेंजरस है।
तो इसके ऊपर तो हमें सभी को साथ में लेके और ये एक अभियान के रूप में काम करना पड़ेगा कि भाई पराली मतलब जो पटाखे हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर पटाखे भी पैसे ही स्टार्ट हो रहा है और पराली भी पैसे ही स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों का कम्बिनेशन ना हो जाए ताकि पोल्यूशन और ज़्यादा ना हो जाए। जी, बहुत से प्रदूषण ही ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हमने इन दोनों को ही जलाया। तो ऐसे में हमें यहाँ पर जागरूकता का प्रमाण देना है और इनको जलाना नहीं है। हम पराली की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पराली जलाने से काफ़ी तरह के नुकसान होते हैं, हम प्रबंधन कर सकते हैं। आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक इंडस्ट्री भी यहाँ पर स्थापित की गई है, इसके बारे में बताएं ताकि हमारे किसान इस ओर अपने कदम आगे बढ़ाएं। देखो, इंडस्ट्री जो मैं बता रहा था कि एक्स-2 की बात करते हैं, पराली की गांठें बना के बाहर ले जाते हैं, तो कई इंडस्ट्री इसके अंदर आई है। एक जैसे गवर्नमेंट ने अभी एक प्लांट लगाया, इथेनॉल प्लांट पानीपत के पास है जी, उसके अंदर इथेनॉल बना रहे हैं जी। संगरूर के अंदर लहरागागा के पास एक प्लांट लगाया बायो सीएनजी, जिससे बायो सीएनजी बनेगी जी। उसके अंदर भी बेस जो है पराली को यूज किया जा रहा है। गत्तों की फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर भी, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने किया कि जो ईंटों के भट्टे होते हैं उसके अंदर भी पराली से ब्रिकेट बनाने के कुछ एक प्लांट अभी शुरू हुए हैं। उसके अंदर भी उसका बड़ा यूज़ हो सकता है कि भट्टों के अंदर जो कोयला यूज होता था, तो कोयले को रिप्लेस करने के लिए हम 20% गवर्नमेंट ने अभी ऐसा ऑर्डर भी निकाल दिया है कि जो भट्टे ईंटों के भट्टे हैं उसके अंदर पराली के जो ब्रिकेट्स बना के इनको यूज किया जाए। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के अंदर इसका कैसे किस तरह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पराली बेस्ड बना के उसको हम यूज़ कर पाए इंडस्ट्री के लिए, तो उसके अंदर काफ़ी प्रगति हुई है। और ख़ास करके जो इंडस्ट्री के अंदर बॉयलर होते हैं उनको चलाने के लिए, उसमें भी अब गवर्नमेंट ने उसके अंदर भी कोशिश किया है कि इसके अंदर पराली का कुछ रूप यूज़ किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है अदिति जी, आने वाले समय में ये जो संगठित प्रयास हो रहे हैं और जिस तरह से इंटीग्रेटेड यूज़ कर रहे हैं हम पराली का, चाहे वो इन-सीटू है, एक्स-सीटू है, ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन में भी फ़ायदा, उसको यदि इंडस्ट्री में डालते हैं तो वो बोलते हैं हम अर्न नोट बर्न, हमें जलाना नहीं है, उससे कुछ अर्न भी कर सकते हैं। पर इसके अंदर थोड़ा और ज़्यादा जागरूकता और संगठित होके, अभी क्या होता है कि एक मतलब एजेंसी को मालूम है कि ये कर रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं मालूम, फिर किसान को कैसा पता लगेगा? तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिल के सबको आगे आना होगा और समाधान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल समाधान बिल्कुल हो सकता है, बस यहाँ पर जागरूक और जानकारियाँ हासिल करने की ज़रूरत है और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हम ये प्रयास कर ही रहे हैं। हमारे मेहमान ने इतनी अहम जानकारियाँ सभी तक पहुँचाई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका सर। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में विस्तार से आपने जान लिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझ भी लिया कि किस तरह से आप पराली प्रबंधन कर सकते हैं, पर्यावरण को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप अगर कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। अपना सवाल और सुझाव रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई योजना और सरकार की एक नई पहल पर आपको करेंगे जागरूक। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।